अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में है मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? आए सर, आज क्विकली आएंगे और आज इंशाल्लाह आज की क्लास में आप लोग आज इस जो है कोशिश होगी कि हम आज जो ये टॉपिक है इसको मैक्सिमम कवर कर लें, लेकिन अगली क्लास भी इसकी डेफिनेटली जाएगी। सर देखें, क्विकली आते रिवाइज करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा सर? IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसका स्कोप क्या कहता है सर? भाई वो मेंबर्स के उसको ये जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि सर ये इस इंफॉर्मेशन को खोल के बता दे। याद रखना, कहीं इंटरव्यू में जाओ, फर्मों में इंटरव्यू में सवाल होता है तो कहता है कि बताओ कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आपको कोई भी अकाउंटिंग एंट्री किसी भी किस्म की नहीं बनाते। तो हमने कहा उसमें आपने अब तक एक पढ़ा IFRS 8, बड़े हो के आप लोग एक और पढ़ेंगे, बड़े हो के FFR में IFRS 4, ठीक है ना। फिर हम आगे आएंगे, हमने कहा कि सर IFRS 8 जो है हमारा ये कहता है कि भैया किसी भी किस्म की कोई एंट्री, सिर्फ डिस्क्लोजर के बारे में मैं बात करूंगा। फिर हमने कहा अप्लाई किस पे होता है? कंपनीज टू बी लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर? और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि सर इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है भाई, जिसके अंदर 3 बातें हों। पहली बात रेवेन्यू कमाने की और एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू कमाने की और एक्सपेंसेस करने की सलाहियत। तो दूसरी बात CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो। तीसरी बात जिसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल, जिसके अंदर ये तीनों बातें होंगी, जिसके अंदर ये तीनों बातें होंगी, हमने कहा वो हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। एक भी बात नहीं तो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगी। हमने कहा ट्रेजरी डिपार्टमेंट हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है, फाइनेंस के जो बाकी चीज़ें हैं, अकाउंटिंग और ये टैक्सेशन, ये नहीं होते, है ना सर। HR नहीं होता, सही है सर। IT नहीं होता, सही है सर। सेल्स होगा सर। हाँ सर। फिर आते हैं सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर सबसे पहले आपने कर लिया तो कंपनीज ने कहा भाई PNG कह रहा है मेरे तो दुनिया भर में 58 ब्रांड है, यूनिलीवर कह रहा है 42 ब्रांड है, क्या करें भाई, सबको पता है। बोला नहीं 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 नहीं, क्या कर दो? एग्रीगेट। एग्रीगेट बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? एग्रीगेट इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरा चंदा क्योंकि कभी भी इसके ऊपर टेस्टिंग हो सकती है अच्छी वाली, सही है ना। तो आते हैं सर एग्रीगेट में से अगर 5 बातों में सेगमेंट सेम है ना भैया तो क्या करो? पहली बात नेचर सेम होनी चाहिए। नेचर इज अ ब्रॉडर वर्ड, सही है सर, बिल्कुल सेम नहीं, नेचर वाइज सेम। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा कस्टमर क्लास, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम होनी चाहिए। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पांचवा रेगुलेटरी। हमने कहा साबुन, शैम्पू, क्रीम्स जो भी इंसानी जिस्म पे लगती हैं, यूनिलीवर उनको क्या करता है सर? यूनिलीवर उनको एग्रीगेट करके एक ही वो बना देता है, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? पर्सनल केयर। सर फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमने और क्या पढ़ा? हमने कहा सर एक होता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। व्हाट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? रिपोर्टेबल सेगमेंट में 3 चीजें और आ जाती हैं। हमने कहा सर रिपोर्टेबल सेगमेंट में हमारे पास आता है हमने कहा कि सर अच्छा सबसे मात्र हमने कहा सर KNS के लिए CAC से क्या हो जाएंगे? एक सेगमेंट। क्यों सेगमेंट है? हालांकि CAC की बॉडी अलग है, वो क्यों से एक सेगमेंट हो जाएंगे? नेचर सेम है। फिर हमने कहा सर आपने एग्रीगेट भी कर लिया। यूनिलीवर ने कहा हमने पाकिस्तान के 21 ब्रांड्स को 3 में डाल दिया, होम केयर, पर्सनल केयर, रिफ्रेशमेंट्स। अब हम क्या इनको डिस्क्लोज करने? बोला नहीं। इसमें से भी आखिरी क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या था? रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल में पहली कंडीशन क्या थी? रेवेन्यू जो 10% से ज्यादा है, सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 10% याद रखिएगा, इससे बिल्कुल भी कम नहीं। 9.99 भी तभी आपने देखा होगा, मैं आपको जब सवाल कराई मैंने तो उसमें अमाउंट लिखी मैंने, है ना, कि भैया इतने अमाउंट होना चाहिए। दूसरा क्या था? एसेट्स का सेगमेंट के एसेट्स, टोटल एसेट्स का कितने होने चाहिए? फिर हमने कहा टोटल तमाम सेगमेंट्स के एसेट का। तीसरा कि हमने कहा वो पॉइंट इंटरेस्टिंग था, वो क्या था कि आपने साइन को करना है इग्नोर, सारे प्रॉफिट अलग, सारे लॉसेज अलग, और फिर क्या करना है? हायर ऑफ प्रॉफिट या लॉस उठाना है। ऐसा ही है सर। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने सर पढ़ा था ये भी हो गया। अब डिस्क्लोज कर दें? बोला नहीं, तुमने डिस्क्लोज तो इनको कर दिया, पर जिनको तुम रिपोर्टेबल कह रहे हो क्या उनकी सेल्स तमाम सेगमेंट की सेल्स का 75% या उससे टोटल कंपनी की सेल्स का, एक्सटर्नल सेल्स का, इंटरनल को इसमें हटा देंगे, 75% या उससे ज्यादा है। हमने कहा अगर है तो वेट, नहीं है तो वाइल्ड कार्ड। किसी भी एक सेगमेंट को उठाओगे
उसको ऐड करोगे और क्या कर दोगे, रिपोर्टेबल बना दोगे। सही है सर। अब तक हमने इसका एक तरह का सवाल किया है, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, ऐसा ही है। अब सर आए आज की क्लास में नौजवानों, तो 2 सवाल आपने उसके लिए लिखे। हाँ अब आज की क्लास में लिखने वाले सवाल देखिए सर, मुझे पता है हमारा जो बच्चा है ना, जहाँ आती है बात क्या आप करें जज्बात का इजहार, वहाँ बच्चा क्या कर देता है सर, मार खाता है ना सर, क्योंकि जो जज्बात है ना होते तो हम में बहुत है लेकिन इजहार नहीं कर पाते हैं ना सर। और याद रखें जिसने करना सीख लिया इजहार, उसका हो गया बेड़ा पार। सच बताऊं सर हम इतने वो हैं, अल्लाह माफ़ करे। चलो यहीं से एक छोटी सी बात है सर, अब देखें ना हम दुआएं कितनी मांगते हैं, है ना सर। अगर आप याद रखें अगर हम दुआएं सही से नहीं मांगेंगे, सही है सर, तो क्या होगा, है ना सर। आ जाए बेटा, लाइब्रेरीज को इग्नोर करना है जैसे लोगों ने आपको किया है अभी। लेकिन अभी हम आएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। तुम लोगों को बड़ा लगता है ना कि ACC आसान है, आज ACC का सवाल है। देखो ACC कम, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इस बात को भी जरा समझो, IQ बहुत स्मार्ट है। IQ पे ना ACC के खतरनाक वाले सवालों को कॉपी करता है। मैं आपको बता दूं ये जो सवाल है ना जो अभी आया हुआ है, कभी भी आपके पेपर में 3-4 नंबर का आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7। सही है। ICAP, अब देखो ICAP ने एक चीज़ अच्छी समझी ना, देखो ACC में देखो आप समझो, वहाँ पे ना दुनिया भर के ACC के डेफिनेटली मेंबर्स हमसे ज़्यादा हैं जी। जब इंसानों के दिमाग ज़्यादा होंगे ना तो यार आइडियाज़ आएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, बोला यार ये हम बच्चों से कंप्यूटेशन की चीज़ें कराते सब तो आज एक्सेल में हो जाती है भाई, असल चीज़ है और लट्टे से भी कर सकता है। इसका कॉन्सेप्ट चेक करो, कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो याद रखो सर क्वेश्चन नंबर 7 में ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक हुआ है। मैं इसमें गाइडेंस भी तुम्हें नहीं दूंगा, सिर्फ हम पढ़ेंगे समझेंगे, फिर इसके बाद मैं तो पूछूंगा कि यार पूछ क्या रहा है, ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ACC का आपकी स्क्रीनों के सामने है। XYZ a limited company is a pharmaceutical company and is seeking advice on several financial reporting issues. XYZ, ये मैंने ना एक थोड़ा सा पोर्शन उठाया, सही है, बड़ा सवाल था इसका, एक पार्ट है। XYZ produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions. In addition, there are 2 labs which carry out R&D activities. 3 divisions हैं और 2 लैब क्या करती हैं, R&D करती हैं। In the first of these labs, the research and development activities funded internally and centrally for each of the 3 sales divisions. It does not carry out research and development activities for other entities. हमने कहा जो इसमें जो पहली लैब है ना वो क्या करती है, इंटरनल वालों की। सही है। Each of the 3 divisions is given a budget allocation which it uses to purchase R&D activities from the lab. The lab is directly accountable to the division heads for this expenditure. हमने कहा फर्स्ट ऑफ दीज लैब्स हैं, R&D फंड होती है इंटरनली और सेंट्रली होती है पहली वाली में, सही है ना। और वो जो है इन्हीं जो है ना क्या कहते हैं, बाहर किसी के लिए काम नहीं करती जो पहली लैब है, ठीक है ना, सिर्फ उसका इंटरनल रेवेन्यू है, सही है। फिर आगे आते हैं, ईच ऑफ द 3 डिवीजन इज गिवन अ बजट एलोकेशन विच इट यूजेस टू परचेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम द लैब। द लैब इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द डिवीजन हेड्स फॉर दिस एक्सपेंडिचर। दोनों लैब्स को बजट और तमाम जो है डिविजन्स को बजट दिया जाता है कि वो क्या करें, लैब से चीज़ें खरीदे इंटरनल, सही है ना। और लैब जो है वो अकाउंटेबल होती है डिवीजन हेड्स को, एक्सपेंस जो वो करती है। सेकेंड लैब परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, जो दूसरी लैब है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशंस करती है। फिर हमने कहा एक्टिविटीज़ फॉर अदर लैब्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, द lab earns 75% of revenues from external customers and these external revenues represent 18% of the organization's total revenue. लैब जो है वो अर्न करती है 75% उसका रेवेन्यू किससे, एक्सटर्नल से, दूसरी वाली, सही है। और उसका जो रेवेन्यू वो टोटल क्या है, 18% है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सेकेंड लैब एक्टिविटीज एंड ऑफ द 3 डिवीजन इज रिव्यूड बाय द CODM. In addition to the heads of division, there is a head of second lab also. The head of the second lab is directly accountable to the CODM and they discuss the operating activities, allocation of resources and financial results of the lab. XYZ is uncertain as to whether R&D labs should be reported as 2 separate segments under IFRS and would like advice on this. चले सर, इस सवाल में पूछ क्या रहा है,
बताना है कि R&D लैब्स जो हैं वो एग्रीगेट कर सकते हैं या नहीं? वो सेपरेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिपोर्टेबल रिपोर्ट करेंगे उनको तो सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे? चले जी बताएं जी क्या होगा? सेकंड लैब तो होगी डेफिनेटली। नहीं होगी? कंफर्म है? एक साथ ही करेंगे? पक्का? ऑनलाइन वालों तुम बताओ। जल्दी जल्दी बाबा जल्दी। एक साथ करेंगे अलग अलग करेंगे? अच्छा जी सर दोबारा रीड कर रहा, अंग्रेजी समझ रहा। देख भाई मैं तुझे बता दूं इस क्लास में ना 2 इंस्टीट्यूट्स इम्पेयर हो चुके हैं, मतलब एक आयशा भवानी स्कूल और एक कराची पब्लिक स्कूल। अब अल्फा ना हो जाए। अकेले तुम लोग इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर बनोगे। हाँ जी बताएं। क्विक भाई क्विक। सर इसने ना याद रखें वो एक शेर है, अपने जुर्म का एतराफ़ करके कुछ और है जो छुपा गया हूं। कभी कभी ना वो आपको रिक्वायरमेंट देकर मेन मुद्दे से बाहर आ देते हैं। आए सर आए, अब बोर्ड पे देखते हैं। चलिए जी चले नौजवानों बोर्ड पे देख लेते हैं, आ जाएं। सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर देखेंगे। अब हमने कहा सर हमारे पास 2 लैब्स हैं, सही है। पहले बात करते हैं लैब 1 की। किसकी बात करते हैं? लैब 1। सर याद रखें कोई भी चीज होगी ना पहले ये देखना है ये ऑपरेटिंग सेगमेंट भी है कि नहीं है। तो अगर हम लैब 1 की बात करें तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की 3 कंडीशंस थी। पहले क्या थी? एबिलिटी टू अर्न एंड एक्सपेंस। सर क्या ये हो रहा है? यस सर ये हो रहा है। फिर हमने कहा दूसरी क्या थी? रिव्यूड बाय CODM। ऐसा ही है? तो क्या CODM इसको रिव्यू करता है? सर जब CODM रिव्यू नहीं करता तो अब डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या ना हो इसकी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट में तीनों बातें मीट होना। सर लैब 1 तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं बन रहा। तो हमने कहा असल पॉइंट ये था जो उसने कहा ना कि बताओ सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, ये वो एग्रीगेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा था। वो ये बात कर रहा था कि भैया इसको पूछना ये था कि तुम उसको ये बताओ कि लैब 1 इज नॉट ऑपरेटिंग। जब ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है तो रिपोर्टेबल भी नहीं होगा। सही है सर। नहीं अब आते हैं सर एक सवाल, सर ये अदर्स में आएगा? नहीं अदर सेगमेंट्स में नहीं आएगा। अभी जब डिस्क्लोजर बनाएंगे ना तो उसमें कहाँ आएगा ये? तो सही है सर। तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। जब ये ऑपरेटिंग नहीं है तो ये रिपोर्टेबल भी नहीं। देखें सर एक होता है बच्चा, लड़का, आगे जाके वही लड़का बनता है मर्द या आदमी। सही है। अब एक बंदा लड़का ही नहीं है तो फिर वो मर्द या आदमी नहीं बनेगा। सही है सर। लड़की होती है तो आगे क्या बनेगी? औरत। सही है सर।
सही है। तो अब हमने कहा कि सर ये पॉइंट है कि सबसे पहले मर्द के लिए बचपन में जवाब में लड़का होना जरूरी है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए तुम्हें क्या होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। भाई तू तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है तो हम तुझे रिपोर्टेबल भी नहीं बनाएंगे। अब आते हैं लैब 2। सही है सर? लाहौल वाला एक बच्चे ने जो कमेंट किया है उसको मैं अभी जो एक पढ़ भी नहीं सकता हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चले सर, बड़ा जर्नल टर्म्स में बातें होती हैं, आज के ज़माने के हिसाब से नहीं। आ जाए। अब सर लैब 2 पे आता हूँ। क्या इसके पास एबिलिटी टू अर्न है? यस सर। और देखिए इसने हमें बता दिया कि भैया क्या सर, इसने बता भी दिया रिव्यूड बाई CODM भी है। सही है। और जब एक लैब है इसके बारे में इतना हमें बता दिया कि उसका 75% साड़ी की सेल्स बाहर की, मतलब उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है। ऐसा ही है। तो हमने कहा ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब सर ये तो हमने कॉन्सेप्चुअली समझा। ऐसा ही है। अब इस कॉन्सेप्चुअली समझने वाले सवाल को हम क्या करेंगे सर? अब हम इसको पेन डाउन करेंगे और अब हम देखेंगे कि भैया इसको लिखना कैसे। देखिए एक्सप्लेन, जज्बात का इजहार। देखें जज्बात का जब इजहार करेंगे ना तो पहला सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक्स में 1037 पूरा इससे भरा पड़ा है। तो याद रखें जज्बात के इजहार के लिए जितना हो सके ना, तो अगर सवाल में 2 बातें हो रही है ना, 2 चीज़ों को तोड़ दो। एक टिप दे रहा हूँ, चाहिए ना कि सर कहीं भी हम लिखने वाली बातें हैं ना तो जितना तोड़ के उसको बता दोगे ना उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्जामिनर के लिए भी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इसकी आंसर लैब 1। और लैब 1 की हेडिंग लिखेंगे लैब 1 is not an operating segment because its results are not reviewed by CODM, rather it is accountable to divisional heads only. Rather, it is accountable to divisional heads only. Comma. Therefore, it cannot be a reportable segment also. Therefore, it cannot be a reportable segment also. And hence its results will not be reported separately. And hence its results will not be reported separately. तो आपने सर लैब 1 के बारे में बता दिया। यहाँ पे असल चीज़ कि लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है तो वो रिपोर्टेबल भी नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब हेडिंग डालें लैब 2 की। लैब 2 लैब 2 meets all the criteria for being an operating segment, that is it has the ability to earn and spend, that it has the ability to earn and spend,
its results are reviewed by CODM and its discrete financial information ब्रैकेट में लिख दो रेवेन्यू डिटेल्स एक्सेट्रा ऑल्सो मेंटेन्ड फुल स्टॉप। अब आगे लिखोगे, देखो ये हमने अभी तक क्या बताया कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, सही है ना। अगली लाइन में आप देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो हो गया, लड़का तो अब आदमी बन रहा है नहीं बन रहा है, आदमी वाली क्वालिटीज आई हैं या इसमें अभी नहीं आई हैं, तो उसके लिए हम रिपोर्टेबल वाली बात भी बताएंगे। और रिपोर्टेबल के लिए समय यहाँ पे क्या बता दिया कि रिपोर्टेबल क्यों है, 18% कि उसका सर रेवेन्यू उसका 18% है, सही है। लैब 2 इज ऑल्सो अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, लैब 2 is also a reportable segment because more than equal to 10%. its revenue is more than 10% of the total revenue of all segments therefore its results More than 10% of total revenue. of total revenue, therefore total revenue of all segments, therefore its results will also be disclosed separately. Therefore its results will also be disclosed separately. ठीक है, आए सर रिपीट भी कर देते हैं, एक दफा बता दें मुझे कुछ। This is not an operating segment, लैब 1 की बात करें, because its results are not reviewed by CODM, rather it is accountable to divisional head only, therefore it cannot be a reportable segment also, and hence its results will not be reported separately. ये लैब 1 थी। लैब 2 meets all the criteria for being an operating segment, that is it has the ability to earn and spend, its results are reviewed by CODM and its discrete financial information, revenue details etc. also maintained। फिर कहा जा रहा है it is also a reportable segment because its revenue is more than 10% of the total revenue of all segments, therefore its results will also be disclosed separately। सर अब आप एक बात मुझे आपको बताइए सिखानी है, मेरा बच्चा याद रखें, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट चीज़ें जो होती हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि शहजादों और शहजादियों सर याद रखें कि सर आपको पता हो कितना लिखना है, कहाँ लिखना है। देखो लैब 1 में मैंने छोटा लिखा, जब भी हो ना कि अगर एक क्राइटेरिया अभी हम पढ़ेंगे IAS 10th प्रोविजन का भी, सर एक चीज़ क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होती ना तो वहाँ पर ये बताना रेलेवेंट नहीं कि टोटल क्राइटेरिया क्या है, उसमें सिर्फ ये बता दो कि कौन सी बात ये मीट नहीं कर रही। तो लैब 1 में हमने सिर्फ ये बताया कि भैया ये ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं है, वहाँ पे इररिलेवेंट था कि मैं बाकी दोनों चीज़ों को जिक्र करता। मैंने कहा भाई ये इस वजह से नहीं है कि कोई CODM रिव्यू नहीं करता, यहीं पे आउट हो गया, सही है ना। लेकिन लैब 2 पे जब मैं आया तो मैंने क्या किया, तीनों बातें सर मैंने तीनों बातें की, मैंने बताया कि भैया इसके अंदर तीनों बातें हैं, सही है ना सर। तो याद रखें सर कि कितना लिखना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्योरी के पेपर में। चलो ये तो है ही, हमें पता हो कि हमें कितना लिखना है, या तो हम बहुत कम लिखते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, सही है। तो सर ये सवाल था ACCA का, इसको लिख लो मार्क एज इंपॉर्टेंट और लास्ट डे रिवीजन, क्योंकि सर इस किस्म का सवाल भी अब तक नहीं आया जिसमें उसने आपके ऑपरेटिंग सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को किया हो। नहीं बेटा, सर इस मुस्तफा का सवाल आया कि सर क्या 75% रूल की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर 75% रूल तब आता है जब आपने सारे रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई कर लिए हो और उसके
बात की हम बात करें, सही सर, जब पूरा एक प्रॉपर सवाल हो, लेकिन यहां पर तो ऐसा था ही नहीं। सही, तो यहां पर ये बताना कि लैब 1 और लैब 2 इंडिविजुअली में रिपोर्टेबल हैं या नहीं है। तो हमने कह दिया भैया ये इंडिविजुअली रिपोर्टेबल नहीं, और लैब 1 नहीं है, लैब 2 है। तो सर याद रखना है कि आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे, याद रखें सर। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, देखें आप लोग जब इंशाल्लाह सीए फाइनल में आएंगे इंशाल्लाह, तो उस टाइम तक सीए फाइनल पूरे का पूरा क्या हो चुका होगा, ऑनलाइन। ऐसा ही है सर, जब वो पूरे, हाँ 2 पेपर रह गए, अभी सिर्फ 2 पेपर है ना सर। तो अब जब पूरे का पूरा जब ऑनलाइन होगा ना, तो ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं आईकेप का फोकस होता है लिखवाने पे, वो आपसे कॉन्सेप्ट्स लिखवाएगा। तो अभी से आदत डालो, सही है सर, ठीक है, क्लियर है सर। तो सर आए क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। अब इस सवाल से हम सीखेंगे डिस्क्लोजर भी। क्या सीखेंगे? डिस्क्लोजर। जिंदगी में चीज़ों को सर डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना सर। तो आ जाए, बल्कि एक काम करते हैं सर, पूछे नाम रखे KSNTNS। ये उस ज़माने की बात है जब मैं दोनों जगह पढ़ाता था। अब मसला ये था, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में अगर मैं सवाल बनाता और नाम तो अगला बोलता कि यार आप हमारे इंस्टीट्यूट में दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम भी ले रहे हैं, क्या बात है। तो फिर मैंने कहा कि सही है, आए ठीक है सर, चले। नहीं, FAR 2 और FAR 1 चलें जी, बट कुछ टॉपिक, सब नहीं, चंद। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सर इस वक्त 10। KSNTNS Limited, a listed company, is engaged in chemical, soda ash, polyester, paints and pharma। 5 भाई इसके सेगमेंट्स हैं। Results of each business segment for the year ended 31 मार्च 2015 are as follows। बिजनेस सेगमेंट्स बता दिए, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, केमिकल, सोडा एश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, फार्मा। फिर आप देखें डब्बा खत्म हुआ है, तो कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एश इज 28 million एंड एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹75 million which have not been allocated to any segment। अब सर ये सब बातें होंगी कि भाई कंपनी में करेंगे हम बात कि सेगमेंट्स के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी लैब 1 है, ये ना ऑपरेटिंग सेगमेंट है ना रिपोर्टेबल है। भाई रिपोर्टेबल और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अलावा भी तो होती हैं चीज़ें। लैब 1 जैसे थी, आपकी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस है तो उनके भी तो एसेट्स होंगे, तो अभी हम समझेंगे। तो ये कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने हैं, और इसी तरीके से फर्दर मोर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 150 million एंड 27 million हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन द एसेट्स एंड लैपटॉप। वही बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपने एसेट्स होंगे, उनके लैपटॉप्स होंगे, फोटोकॉपी मशीन होगी। अब सर इसकी 2 रिक्वायरमेंट, और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये दोनों, 10 और 11। डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ KT लिमिटेड, और दूसरा क्या है, शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड द नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज इन। अब ये जो पार्ट भी है ना, यहाँ पे हम सीखेंगे क्या, डिस्क्लोजर। सर याद रखें, अब इस किस्म का भी जब सवाल है ना, तुम पेपर में बैठे हुए हो, तो भाई तेरे को अगर डिस्क्लोजर नहीं भी आते ना, तो तू इसमें से क्या निकाल नहीं सकता कि रिपोर्टेबल कौन से हैं। बिल्कुल सर, चलें सर, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, केमिकल्स की जो टोटल सेल्स है ना, उसके अंदर 2 इंटरनल सेल्स भी हैं। 28 million की पॉलिएस्टर को, और सोडा ऐश को कितनी है, 10 million की। सही है सर, 2 इंटरनल सेल्स भी हैं। ये 75% के लिए काम आएगा। जब तुम 75% रूल को चेक करोगे तो ये 38 million को क्या कर दोगे। जब तक मैं मिटाता हूं बोर्ड, जब तक बेटा इसके मुझे सेगमेंट्स बताओ कौन कौन से बन रहे हैं। सर इसमें एक और शरारत है, पूछे क्या, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना पड़ेगा सर इस सवाल में। कैसे निकालेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हो रहे संडे लोग गए
हाँ, जो सब पसंद नहीं जिसका रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सटर्नल। वैसे उसने कुछ बताया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री में किसको देंगे, जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू ज़्यादा हो। चलिए सर मुझे ज़रा बताते हैं टोटल कितना बन रहा है दोनों का रेवेन्यू। 273 टोटल, ये तो सारे सेगमेंट टोटल क्या है? नहीं ये टोटल इसका रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का कितना बन रहा है। 1968 अरे परसेंटेज में 72%। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री करनी पड़ेगी। यस सर। उसका भी बताऊंगा ना चंदा, टेंशन ना ले, अभी तो सिर्फ तुम्हें वो करना है मुस्तफ़ा। चलें सर थ्रेशोल्ड पे आते हैं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 273.2। टोटल रेवेन्यू कितना है 2732 का कितने परसेंट, 10%, 273.2। फिर आगे आते हैं, अगली चीज क्या है, एसेट्स। सर एसेट्स कितने हैं, 1455 का कितने परसेंट, कितना हुआ 145.5, ऐसा ही है। फिर आखिरी चीज क्या है सर, उसमें आपको याद है ना प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में गिवन नहीं है, आपने कैसे निकालना है इसको, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे केमिकल का 1101, इसमें से आपने माइनस क्या कर दिया 63, 117 माइनस 57। और इसको कहीं कहीं अपने पास नोट भी कर लें बेटा, सही है। क्यों नोट करेंगे, अभी हमें डिस्क्लोजर में भी इसकी हेल्प पड़ेगी, जरूरत होगी, ठीक है ना। अब सब बच्चे इधर देखेंगे तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया 1152 का 10% कितना हो गया 115.2, सही है सर। तो अब मुझे जरा जल्दी से बता भी दें सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर लें तो हमने कहा सर मुझे बताएं केमिकल्स का कितना है पीएनएल, प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट 1038, ऐसा ही है। सोडा ऐश दूसरा है, कितना है सोडा ऐश का 60। तीसरा क्या है पॉलिएस्टर का कितना है 25। फिर पेंट्स और पेंट्स का कितना है 10। फार्मा का कितना है 90, ऐसा ही है सर। 1 2 3 4 19 है। 5 हमारे पास ही हो गए, इनके हमारे पास पीएनएल आ गए। क्यों आ गए सर, तो हमने इनको टोटल किया तो बता 115 तो उसका 115.2। अब आ जाते हैं सर सेगमेंट्स के नाम है ना, सेगमेंट कौन सा है, और हमने कहना है रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। तो भाई किसकी बेस पे ये रिपोर्टेबल होगा। अब मुझे बताएं सेगमेंट पहला कौन सा आया, पॉलिएस्टर नहीं केमिकल, सॉरी केमिकल्स। सर केमिकल्स का रेवेन्यू बन रहा है 273, यस सर बहुत ज्यादा है उसका तो सब है ना। तो हमने कहा ये तो हो गया रेवेन्यू की बेस पे तो रिपोर्टेबल। एसिड की बेस पे ये हो रहा है, यस सर। एसिड्स कितने केमिकल के 637, तो कितना हो गया, हमने कहा एसिड की बेस पे भी। और प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे भी हो रहा है, यस सर है। प्रॉफिट कितना है 1038, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमने कहा उसकी बेस पे भी ये बन रहा है, तो हमने कह दिया ये पीएनएल की बेस पे भी। तीनों अटेम्प्ट्स में पास। फिर आगे आते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश का क्या हुआ, हमने कहा एसिड की बेस पे बन रहा है, रेवेन्यू की बेस पे नहीं बन रहा। नहीं सर, हमने कहा रेवेन्यू, लेकिन एसिड्स की बेस पे इसने अपने आप को पास करा दिया। तीसरा पॉलिएस्टर हो रहा है, किसी भी बेस पे नहीं है, नो सर। चौथा पेंट्स किसी भी बेस पे नहीं है, नहीं सर। और आखिरी क्या है
फार्मा भी किसी भी बेस पे नहीं है अभी, नहीं सर अभी तो नहीं है, लेकिन फार्मा की हम एंट्री कैसे करवाएंगे? वाइल्ड कार्ड 70, क्योंकि सर हमने कहा सबसे पहले हमने देखा इधर वर्किंग की 75% रूल, 75% का जो ये रूल है इसमें सर क्या होता है, आपको एक्सटर्नल सेल्स उठानी है किसकी? रिपोर्टेबल अब रिपोर्टेबल सेगमेंट दो ही है, केमिकल्स और सोडा ऐश। केमिकल्स की टोटल सेल्स कितनी है? 1790 माइनस 38 1790 माइनस, तो ये केमिकल्स की एक्सटर्नल सेल्स आ गई, प्लस करूंगा उसमें क्या 200, तो ये टोटल आ गई दोनों की। टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? 2732 में से क्या माइनस करोगे? माइनस 38, इसको कर दो मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से। अब मुझे बताओ कितना आ गया रेवेन्यू का परसेंट? हाँ जी 73%, तो हमने कह दिया 75% रूल कंप्लाइड विद नहीं है ना सर? तो अब सर ये देख लें, इस सवाल में दोनों बातें होंगी कि 75% रूल भी हो। अब मुझे एक बात बताए सब बच्चे प्यारे और अच्छे, सर अगर 75% रूल इज नॉट कंप्लाइड विद, तो अब हम क्या करेंगे? वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। और वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब क्या है? किसी भी एक को, है ना सर? ऑनलाइन वालों आप उम्मीद करता हूं हमारे साथ होंगे, अब ऑनलाइन वाले बताएंगे, आप लोग नहीं, ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बचाएंगे। सर वाइल्ड कार्ड एंट्री अब देनी है किसी भी एक को, इन तीनों में से, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा। मुझे बताएं किसको देंगे? देखो स्टैंडर्ड खामोश है, स्टैंडर्ड खामोश है, सही है सर, लेकिन कॉमन सेंस भी एक चीज है ना सर? तो वो क्या है? देने को तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? हाईएस्ट वाले को उठाओ। किसको उठाओ भाई? तो बोला तुम सोर्स पे लेकर जा रहे हो, तुमने लड़के टीम में पूरे नहीं है, तुम खिलाने के लिए लेके जा रहे हो, सही है। अब तुम खिलाने को लेकर जा रहे हो और तुम्हारे पास 3 लौंडे मौजूद हैं जिनको खेलना नहीं आता, 2 फुल मोटे और 1 पतला, किसको लेके जाओगे? ना कॉमन सेंस क्या कहता है यार इसी को? तो सर कॉमन सेंस क्या कहता है कि अब हम तीसरा बनाएंगे और इसे आगे लिख देंगे ऑन दी बेसिस ऑफ 75%, लिखा हमने 75% रूल। इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पेपर में नहीं दे देना, सही है। तो हमने कहता है ये नॉट रिपोर्टेबल है और ये नॉट रिपोर्टेबल। सर यहां तक हम क्लियर है? सही है सर कि 75% रूल की वर्किंग अब हमारे लिए क्या हो गई है? जरूरी। जब भी हम रिपोर्टेबल कर लेंगे एक वर्किंग का 75%, 73% रूल आया तो आप इसके साथ लिख भी दें नॉट कंप्लाइड विथ, सही है कि 75% रूल कंप्लाई नहीं हुआ। सर देखें अब सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों, यहां तक तो आप बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल ही है ना सर? जब आप यहां तक मेरा बच्चा बिल्कुल क्लियर हैं, तो अब आपने अगला काम पता है क्या करना है? अगला काम अब आप बनाएंगे डिस्क्लोजर। लेकिन पहले मैं चाहूंगा आप सब डिस्क्लोजर का ये, बल्कि नहीं, अब हम इसमें एक और काम भी करेंगे, आ जाए। अब हमारे पास सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से निकल के आ गए? 3। अब हम तीनों का नाम लिखेंगे। क्या है यहाँ पे भैया? केमिकल्स और सोडा ऐश और फार्मा। फिर हम बनाएंगे अदर्स का एक कॉलम, किसका? और फिर हम बनाएंगे टोटल, सही है। ये 5 कॉलम हमने बना दिए। अब आप इन 5 कॉलम को भरने में मेरी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कौन करेगा हेल्प? आप हजरात ऑनलाइन वाले बच्चों। तुम लोगों के पास उम्मीद करता हूं हैंडआउट तो मौजूद है ना? तो मैं अब स्क्रीन बोर्ड खोलूंगा, तुम लोगों के पास से स्क्रीन हटा देता हूं। दोनों ऑप्शन है देना, बल्कि तुम खाना तो कुछ भी बेटा 1790 में से, अच्छा नहीं है तो मेरा बच्चा कोई मसले की बात नहीं है, मतलब हैंडआउट नहीं है तो वो है ना, सॉफ्ट कॉपी है नहीं है, नहीं तो अच्छा तुम दोनों कर सकते हो, दोनों करो। सर 1790 में बच्चा, सर
हमने एक्सटर्नल इंटरनल सेल्स माइनस की, क्योंकि जब 75% रूल निकालते हैं तो 75% रूल क्या होता है कि जो सेगमेंट की सेल्स है वो एक्सटर्नल सेल्स है, वो टोटल सेल्स का, एक्सटर्नल सेल्स का 75% होनी चाहिए। तो हमने कहा इसके अंदर इंटरनल सेल्स भी शामिल थी 38, वो हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। सही है जी। चलिए सर स्क्रीन शेयर मैंने ऑन रखा है तो अब आप लोग देखते भी जाएं, मेरी हेल्प भी करते जाएंगे। चलिए सर केमिकल्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू बताएं। टोटल तो हमें पता है सर, देखें सबका हमें टोटल पता है। टोटल जरा मुझे बताओ कितना है, 1790 है ना। तब मुझे पता है अगर इंटरनल इसने बता दिया 28 और 10 है, सही है, तो 38 है तो 1752 एक्सटर्नल हो गया। मानते हो? सोडा ऐश का बताओ। 216 टोटल। 216 है टोटल, मानते हो? सही है, तो हमने कहा एक्सटर्नल 0। पॉलीफार्मा का बताओ। 220 क्या कर 252 फार्मा का। सही है सर, ये तो वो हो गए जो क्या बन रहे हैं, रिपोर्टेबल बन रहे हैं। मानते हो? पक्की बात है कि सर ये कौन से बन गए हैं, ये 3 तो हमने कह दिया सर, ये वो बन गए जो कि रिपोर्टेबल हैं। अब आगे आते हैं सर, आगे आते हुए हमने सर क्या कर दिया, हमने कहा कि सर अगर ये 3 हो गए रिपोर्टेबल, अब ये 2 भी तो हैं बेचारे, पॉलिस्टर और पेंट्स, इनको हम शो करेंगे अदर्स में। तो इन दोनों का टोटल मुझे बताओ, पॉलिस्टर और पेंट का 474। चाहें तो लिख लें कि ये दोनों कौन से हैं, पॉलिस्टर। तो अब मुझे तमाम बच्चे प्यारे और अच्छे बता देंगे सर टोटल कितना हुआ। 27 ये टोटल बताएं बेटा, ये 27 अभी निकाला था ना हमने, इसके लिए कितना आ रहा है ये 2694। 2694 तो ये टोटल हो गया 2732। ऐसा ही है सर। चलिए सर आगे बढ़े आगे। तो हमने कहा 2732। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं, सामने है ना सर। 63 कितने, 57 और फार्मा के देख के बताना आखिरी वाला 12, और बाकी दोनों के प्लस कर दो 39। मानते हो? हाँ जी। टोटल कितना हुआ, 171। मान गए? चले आते हैं सर, मजीद आगे बढ़े, फिर आगे आते हैं। सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाला हुआ है, कितना है 60 19, और बाकी का बता दें 35। टोटल 11। सेगमेंट के बता दें। एसेट्स कितने हैं, 637 444 132 टोटल 1455। अब मुझे बता दें सेगमेंट लाइबिलिटीज 442 355 20 1097। ऐसा ही है। यहां तक हम क्लियर हैं? कॉपी कर लें। यहाँ पे इसने बात की कि एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर 75% रूल है। एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर व्हेन 75% रूल इज अप्लाइड। क्या ऊपर से बता दो? नहीं अभी बताऊंगा ना, अभी डिस्क्लोजर एक और आपका होगा। इसके अलावा ये है? हाँ इसके अलावा ये है? सर एक और डिस्क्लोजर इतना ही बड़ा है तो टेंशन ना लें आप लोग। एक और डिस्क्लोजर है जो कि इतना ही बड़ा है, समझे आप लोग? सर तो इतने बड़े तो एक चैप्टर के हो गए, बाकी फाइनल अकाउंट्स के OWH बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी अगला डिस्क्लोजर होगा,
तभी तो कहता हूँ इसका डिस्क्लोजर आईकेप नहीं पूछ रहा। पूछो क्यों? फाइनल अकाउंट के साथ ही पूछा है तब तक, अलग से क्यों नहीं पूछा? बना के दे दिया, बोला गलती बता दे। क्योंकि सर ये टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर ये नहीं पूछ भी सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि याद है मैं FIR मैंने बताया था कि सर कुछ सवाल होते हैं जो कि वो ईजी होते हैं लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए देता है। तो इसका डिस्क्लोजर वाला सवाल वो सवाल है कि भैया ये ईजी तो है लेकिन टाइम वेस्ट कराएगा आपका, इसीलिए आपने क्या करना है, एंड में करना है। फिर अभी इसका असल तो डिस्क्लोजर देखिए, पासिंग मार्क्स सिखा रहा हूँ, रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करना आसान है। ये डिस्क्लोजर में हमने क्या किया, सिर्फ सवाल से ही तो डेटा मारा है, रेवेन्यू उठा लिया सबका, है ना। अक्सर अब मुश्किल दूसरा डिस्क्लोजर है, उसको जरा समझेंगे। यार पैसे भी, प्रॉफिट शेयर भी, लेकिन टाइम आप बाउंड हो जाते हो। ऐसे पार्टनर भी अगर आप होते हो ना, तो आप टाइम के बाउंड हो, सीनियर पार्टनर के बाउंड हो, फर्म का नाम इतना बड़ा है तो आप सारी चीज़ों में आप बाउंड होते हो। अब बहुत सारी चीज़ों में ना आपका दिल चाहता है कि मैं यार ये सेगमेंट में भी काम करूँ, आप नहीं। अब जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं KPMG के पार्टनर हैं, अमीन मलिक, बहुत वर्सटाइल आदमी है, उनके पास बहुत सारे, मतलब उस बंदे के पास हैं कि वो कॉर्पोरेट में भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, बट क्योंकि KPMG का पार्टनर है तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी उसके ऊपर, वो समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट है उसके साथ। उसको आईकेप का शायद इलेक्शन लड़ने के लिए भी पार्टनर को ना KPMG के पूरी फर्म की अप्रूवल और सारी चीज़ें चाहिए। मैं आज उठूँ बोलूँ मुझे आईकेप का इलेक्शन लड़ना है, लड़ लूँ, सही ना। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपने कर लिया, डिस्क्लोजर बना लिया पूरा, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सर एक सवाल है, पॉइंट पता है सर, जिन्होंने CA कर लिया उनका पैसा दिखता क्यों नहीं? पॉइंट पता है क्या है? देखो, दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। नहीं बट अमीन मलिक के PwC के आर्टिकल से KPMG के पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी दो तरह की होती है। देखें, एक बात याद रखें सर, एक वो होती है, देखो पर्सनैलिटी, और बहुत सारे मैं आपको देखो CA में होता क्या है, CA का पैसा आपको शुरू होगा कि उसके क्वालिफिकेशन दिखना, उसके क्वालिफिकेशन के 10-15 साल बाद, क्योंकि CA में यूजुअली सस्ती क्वालिफिकेशन है, मिडिल क्लास बच्चा आता है। अब वो जो मिडिल क्लास बच्चा आता है ना, जैसे ही वो आता है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली का टिपिकल स्टाइल होता है कि उसके बाप के ऊपर कहीं ना कहीं कर्जा होता है, सही है, बहनों की शादी होती है, घर उसका उस हिसाब का नहीं होता है, तो सब। और मिडिल क्लास बच्चा माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल भी, सारे बच्चे लड़के हमारे जो CA वाले बच्चे हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चा हो बच्ची हो, लड़का हो लड़की हो। जब वो पैसा कमाते हैं ना, पहले वो सारी चीज़ें ये क्लियर करते हैं कि यार कर्जा उतारो, घर बढ़ाओ, तो वो अब उसको दिखाने का पैसा कहाँ से मिलेगा? जब वो क्वालिफाई होके 10-12-15 साल हो जाते हैं उसको, तब उसको मिलता है दिखाने का टाइम, बट तब उसकी आदत नहीं रही होती, बोलते अब क्या दिखाऊंगा यार मैं, सही ना। दूसरी बात ये है कि सर पर्सनैलिटी वाइज कुछ होते हैं जो दिखाते भी हैं, सही है। मतलब मैं कुछ पार्टनर, मैं आपको देखा इसके ऊपर खुद के भी बात करेंगे कि दो तरह के लोग होंगे। एक बोलेगा यार मैं दिमागी तौर पे सुकून हूँ, आज़ाद हूँ, सही है, पैसा मतलब मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना पैसा बहुत सारे कामों में मतलब ऐसे खर्च कर रहा हूँ, वेकेशंस पे जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, सही है ना। या इधर उधर भी मेरा लाइफ स्टाइल, घर में एक लग्जरी है, लेकिन बोलता है ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है कि मैं बाइक में जाऊँ, सही, नॉर्मल ऑप्शन। ट्रैफिक में बचने से अच्छा है कि मैं छोटी गाड़ी में जाऊँ, पार्किंग आसान, सारी चीज़ें ना। उसने ये दिमाग बनाया हुआ है कि भाई मुझे जो है ना दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे शोशा नहीं करना है, मुझे अपने अंदर इंटरनल पीस चाहिए। दूसरा वो होता है जो कहता है कि भैया नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, होती है, बोलता है नौकरी करूँगा लेकिन उसमें मुझे गाड़ी बहुत मैटर करती है, सही है। और आजकल मैं आपको बताऊँ, आजकल ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया हमारे मुल्क में जो गाड़ियों के हालात हैं। आप लोग जब इंशाल्लाह पास आउट होंगे और देखेंगे सर हमारे मुल्क में जो गाड़ियाँ जितनी महंगी चल रही हैं ना, कंपनी जितनी स्मार्ट हो गई, बोले अब तुझे गाड़ी नहीं दे रहे, तो गाड़ी तुझे दे ही नहीं रहे, क्योंकि डाउन पेमेंट में कंपनी की जान निकल जाती है, सही है। सर आपने नई करोला देनी है एग्जीक्यूटिव को, डाउन पेमेंट जाएगी 30-40 लाख की। बोलते सर आप हमसे पैसे लेने, महीने क्या पे काम ये करें, हमसे गाड़ी की मद में
2.5 लाख ले ले, 3 लाख ले ले, बोलता बोलता है बाकी सही है ना। तो ये बेटा एक अभी इसके ऊपर बात करेंगे, आ जाए कि डिग्री कंडीशन पे क्या करना चाहिए बीकॉम। चलिए सर आ जाए। सर ये डिस्क्लोजर आपने देख लिया, बना हुआ है, अब आपके पास बना हुआ है, सबके पास बना हुआ है। मैं इसको मिटा दूंगा। क्यों मिटा दूंगा? क्योंकि सर मुझे अब बनाना है दूसरा डिस्क्लोजर। लेकिन सर हम कोई भी काम करें ना, हमें उसके पीछे का क्या पता होना चाहिए? कारण, रीजन, लॉजिक। ऐसा ही है सर, हम कोई भी काम करें रीजन और लॉजिक पता होना चाहिए। अब सर देखें, एक मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, सब बच्चे मुझे उसका जवाब देंगे। सर अगर इस कॉलम का टोटल उठाएं, इस कॉलम का टोटल उठाएं, रेवेन्यू का टोटल उठाएं, एक्सपेंसेस का, ये वो, और हम इसको बैलेंस शीट और पीएनएल से मैच करें, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को पीएनएल से करें, बाकी तीन को उसको तीनों को पीएनएल से करें, और बाकी दोनों को उससे बैलेंस शीट से, तो क्या मैच हो जाएंगे? नहीं सर। क्या मैच होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मुझे बताओ? नहीं, सब है सर। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस 2732 के अंदर इंटरनल रेवेन्यू भी शामिल है। पीएनएल में इंटरनल रेवेन्यू नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमेशा एक्सटर्नल रेवेन्यू आता है ना सर। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। भैया अदर्स के अंदर भी तो ऑपरेटिंग सेगमेंट आ रहे हैं ना, क्राइटेरिया मीट कर चुका है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट वो कहां जाएगा? समझे? इसी तरीके से सर सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी टाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसके अंदर एक सेगमेंट का बाकी सेगमेंट्स में जो उसने प्रॉफिट चार्ज किया है वो भी शामिल है, लेकिन कंपनी का तो वो प्रॉफिट नहीं है ना सर। इसी तरीके से आगे आए, एसेट्स भी नहीं होंगे। फाइनेंस, आईटी के पास अपने लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, वो भी एसेट्स में, क्योंकि ये तो सेगमेंट के एसेट्स आ रहे हैं ना सर, ना लाइबिलिटीज होंगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक शेयर होल्डर, सुनना, लॉजिक पता हो, एक शेयर होल्डर परेशान होगा, वो बोलेगा अबे भाई ये तू यहां पर ये एसेट बता रहे, वो तो लेमैन है ना, उसने थोड़ी तुम्हारी तरह IFRS शीट पढ़ा हुआ है। बोले यार बैलेंस शीट पे कुछ और आ रहा है, बोला कंपनी तो कुछ गड़बड़ कर रही है। भाई यहां पर बोल रहा है 2732 का रेवेन्यू है, बैलेंस शीट में कंपनी ने बताया 2694। बोलता है यार पीछे ज्यादा बता रहे हैं, मेन पे कम बता रहे हैं, फिर एसेट्स के केस में देखिएगा मेन पे एसेट ज्यादा आ रहा है, तो कंफ्यूज होगा। इसीलिए बोला भैया सिर्फ एक डिस्क्लोजर से काम नहीं चलेगा, एक और डिस्क्लोजर हम बनाएंगे, और वो जो डिस्क्लोजर होगा उसके लिए उसका नाम होगा रिकंसिलिएशन बिटवीन सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या नाम होगा? बिटवीन सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है? अब ताकि एक शेयर होल्डर जब देखे ना तो उसको पता चल जाए कि भैया कि ये फर्क है। तो अगर सिर्फ पहला डिस्क्लोजर दिखाया जाता तो शेयर होल्डर घबरा जाता। तो बोला भाई पहला तो सिर्फ सेगमेंट के बारे में बता रहे हैं, दूसरा तो हम कहते थे ना कि क्या चीजें डिस्क्लोज करेंगे अलग से, तो वो डिस्क्लोज आपने पहले में कर दी कि भाई केमिकल की सेल्स कितनी है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितने हैं। लेकिन अब इसको रिकंसाइल करके भी बताओ ताकि शेयर होल्डर को परेशानी ना हो। तो उसका नोट नंबर होगा 8.1। अब कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने पसंदीदा शख्स की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसका डिस्क्लोजर का नंबर लग सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और ये होगा थोड़ा कंसाइज डिस्क्लोजर इन अ सेंस के इसमें आप एक हेडिंग बनाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की, जिसके अंदर अब आप तीनों को क्या कर देंगे? कलम, केमिकल, सोडा ऐश और फिर आप बताएंगे अदर देन रिपोर्टेबल। अदर देन जो आपने वो कॉलम रखा था वो कॉलम अपनी जगह आएगा। सही है? नहीं अभी टोटल नहीं, रुके जरा। सही है? फिर चौथी चीज आएगी इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स भाई रेवेन्यू में से आप माइनस करेंगे इंटरनल रेवेन्यू। इसके बाद भी एक चीज आएगी, वो आएगी अदर्स। अब यहां का जो अदर्स है उसका मतलब क्या होगा? एसेट्स और लाइबिलिटीज जो अदर्स है, अदर एडजस्टमेंट्स। और फाइनल चीज क्या होगी? टोटल। अब आपने कहा सर ये हो गया, अब इनमें आप बताएंगे आसान बातें। सही है? आप वही बातें आपने अब यहां पर वर्ड यूज करना है, एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सर इसमें भी देखें, बार बार समझाना हो सर सीए को ना, ये हम टीचर से मुश्किल बनाए, मुश्किल है रे भाई, इसमें भी ना 2 कॉलम में तो बड़े आराम से चीजें करेगा। एसेट्स और अभी जो तुमने पहला डिस्क्लोजर बनाया था ना सबने, उसमें जो अदर देन रिपोर्टेबल वाली चीजें थी वो तो एज इट इज छाप दोगे। तो जो उसकी थी पॉलिस्टर और पेंट्स की, जरा जल्दी से बताओ रेवेन्यू कितना था? हाँ अदर वाले का 474 था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 39। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज 20। सर ये तो आपने वहीं से छाप लिया, देख रहे हो कितना आसान है। अब रिपोर्ट टेबल में तुम्हें 3 को प्लस कर देना है, कौन सा? केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा, इनको प्लस करते जाओ, इनका रेवेन्यू टोटल। हाँ एक्सटर्नल रेवेन्यू लेना है, एक्सटर्नल वाला लेना है 1790 प्लस जो भी था ना 2220 एक्सटर्नल बल्कि नहीं सॉरी टोटल उठाओ, एक्चुअली टोटल 1790 उठाना है यहाँ पे 2258 है ना, क्योंकि सर हम अलग से माइनस करवाएंगे यहाँ पर 38। 2258 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबके प्लस कर दो। एक 132। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तीनों के 1117। इसी तरीके से एसेट्स तीनों के 1213। लाइबिलिटीज 895। सर ये देखें दोनों कॉलम पहले वाले डिस्क्लोजर से आ गए, सही है ना। अब आगे बढ़ूंगा, कॉपी कोई नहीं करेगा बेटा। इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट्स पे आते। इंटर मतलब एक सेगमेंट ने जो दूसरे सेगमेंट को सेल्स की होगी ना, तो उसको आपको रेवेन्यू से भी माइनस करना है और एक और जगह से माइनस करना है। उसका प्रॉफिट कहाँ से माइनस होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। रेवेन्यू से भी माइनस होगा। और अब मुझे बताएं, केमिकल्स ने सेल्स की हुई थी 38 मिलियन की, तो जब आपने 38 यहां से माइनस किया ना, तो ये हो जाएगा कितना? 2694 टोटल एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2694। इसका नाम भी मैं लिखना भूल गया, इसका नाम हम लिख लेंगे रिकंसिलिएशन बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका नाम। अब सर इधर देखें, अब ये एक शेयर होल्डर जाएगा ना, तो उसको पीएनएल में 2694 की सेल्स नजर आएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, सर जब हमने इंटरनल सेल्स 38 की किए तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी तो कमाया है इंटरनली ना, वो यहां पर शामिल है, लेकिन वो कंपनी ने कहा हमारा एक्सटर्नल प्रॉफिट नहीं है, तो अब आपने इसको माइनस करना है। मुझे बताएं 38 का कितने परसेंट, उसने हमें बताया हुआ है मार्जिन कितना है हमारा, 38 का 30%। अब आप यहाँ पे वो नहीं चले जाएगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिर्फ वेरिएबल को, वो कॉस्टिंग नहीं, उसको आप लिखें, इस गधे ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख दिया है, ये आईकेएफ का सवाल है, इसको आप लिखेंगे प्यार मोहब्बत से कि ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। तो अब कितना आ गया? 11.4। हम 11 ले लें राउंडिंग ऑफ में और स्टैटिक डाल देते हैं कि भाई हमने इसकी वर्किंग ये कर ली। अब आपने ये माइनस कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम आए, अब सर ये दो एडजस्टमेंट थी जो कि होंगी इंटर सेगमेंट की, सही है। अब आगे आते हैं, मुझे बताएं अदर एडजस्टमेंट में आएंगे। और अब जो मुस्तफ़ा बार बार कह रहा है कि सर उसका क्या करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन, तो बेटा अब आएगी अदर इन्फॉर्मेशन की बारी। सर इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसको बैलेंस नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? सही है सर, इसलिए नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे बैलेंस, क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें हैं, सही। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज, ये मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनके, सही है ना। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं ये पूरे नहीं है। इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? सॉरी, इधर अदर एडजस्टमेंट में 75, सही है। अब एक मासूम सर, इससे 75 कहीं और आएगा?
तो यहीं पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा या कहीं और भी आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चेंज होगा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से भी तो माइनस होगा ये, क्योंकि ये तो देखें सेगमेंट का प्रॉफिट था, ये सेगमेंट की एडजस्टमेंट थी। लेकिन भाई अगर आप उसमें जाओगे बैलेंस पीएनएल में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप इनको टोटल कर लोगे तो ऐसा नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? 75 से आउट होगा। जब तुमने एक्सपेंस 75 से बढ़ाए हैं तो उसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा? तो आपने कहा प्रॉफिट भी तो कम करूंगा 75 से, समझे सर? ये एक्सपेंस बढ़ा तो ये एक्सपेंस टाइप हो गया। आप मुझे बताओ एक्सपेंस का टोटल बताओ। $246 मानते हो? इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं ज्यादा होगा। 1117 तूने 117 तो नहीं ले लिया, प्लस 35 माइनस 11 माइनस 75 10 मानते हो? अब सब एक्सपेंसेस में इंटर सेगमेंट में -27 नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि सर सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू का इम्पैक्ट है, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात करें ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है नहीं। तो 70% एक्सपेंसेस ले लिए इसके रेवेन्यू के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो कर रहे हैं। ओह अच्छा सर इधर देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो करते तो हम 27 वाली एडजस्टमेंट हम करते। अब इधर देखेंगे हम सर इधर देखेंगे सब बच्चे अब आते हैं सर 75 क्या हमने एक्सपेंस ऐड किया, टोटल हो गया 246। फिर हमने जब ये एक्सपेंस ऐड हो रहा है तो भैया यहाँ पर इसको माइनस भी तो करेंगे। अब ये जो प्रॉफिट है ना और ये एक्सपेंसेस है ये टाई होंगे पीएनएल से। फिर आ जाते हैं एसेट्स पे आते हैं। सर मुझे बताएं कितने के एसेट्स हैं जो कि हमने कहीं रिपोर्ट नहीं किए? ये बता रहे हैं ना आखिरी पैराग्राफ में 150 150 और 27 वो तो लायबिलिटी है, सॉरी 150 के एसेट्स नहीं किए। क्या कह रहा है ये हमें? फर्दरमोर एसेट्स एंड 150 मिलियन एंड 27 150 के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने की है? 27 की। तो हमने कह दिया सर एसेट्स आ गए 150 के, लायबिलिटीज आ गई 27। तो अब ये टाई हो जाएगा। मुझे बताओ टोटल कितना हो गया इनका? 1605 24 और इसका डिस्क्लोजर क्या जाएगा? रिकंसिलिएशन between what? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, Between reportable segment, between operating segments and financial statements। तो अब एक शेयर होल्डर जो होगा उसको पता होगा पहले डिस्क्लोजर के बाद कि अच्छा नीचे कुछ इन्होंने रिकंसिलिएशन बनाई हुई है। चलें सर ये कॉपी कर लें। फाइनल टाइम ज़्यादा होता है कंपनी के पास, टाइम का मसला थोड़ी है। ये डिस्क्लोजर वैसे कंपनी बनाती भी नहीं, ऑडिटर बनाता है। अच्छा देखिए जब आप कंपनी में जाएंगे ना तो कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे ना बहुत रेयर होंगे कि वो काम करते होंगे। तो उनकी अब आदत हो गई होगी अय्याशी की। उनको पता है ये इसने नए नए स्टैंडर्ड अभी पढ़े, सही है, ये अभी पढ़ रहा होगा FIFR में से सारे काम अभी के। तो कंपनी को वो बोलता है यार, बोलता है मैं क्यों करूं इतने काम। तो प्रैक्टिकली आपने ना अभी आप ऑडिट में पढ़ेंगे एक चीज कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? ऑडिटर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ऑडिटर की। लेकिन नहीं, आप पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की होती है, मैनेजमेंट की, लेकिन प्रैक्टिकली बताता कौन है? ऑडिटर। कंपनी बोलती है यार तुम बंदा को देखो हम बनाएंगे फिर हमें टाइम भी लगेगा, गलतियां भी होंगी, तो तुम बता दो ना यार। बहुत रेयर होता है कि कंपनी बनाए। मैं जब था ना तो मैं खुद नहीं बनाता था, लेकिन मैं अपनी टीम से अपनी कंपनी के फाइनेंस के बच्चों से बनवाता था। बोला तुम लोग बना करके दे दो क्योंकि तुम्हारी लर्निंग होगी बेटा। मतलब इनको तो वैसे भी आती है तो बना लेंगे। अब तुम लोग हो MBA वाले या कोई ACCA वाले, तुम लोगों ने उस फर्म में काम नहीं किया है तो तुम लोग कब बनाना सीखोगे? वो बनाते थे, मुझे रिव्यू कराते थे, फिर मैं दे देता था ऑडिटर्स को।
तो ऑडिटर्स बड़ा पसंद करते थे कि यार ये लोग बना करके देते। बोला सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड, बेटा जब प्रैक्टिकल ऑडिट में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। नहीं, यहाँ तक हम क्लियर हैं? आसान है क्या? सर इस सवाल के ऊपर भी लिख देंगे लास्ट डे डिवीजन, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था। इसके बाद वाला जो सवाल है ना उसका डिस्क्लोजर के साथ पूरा एंड तक वो आपको घर से ट्राई ज़रूर करना है। सही है? क्वेश्चन नंबर 11। अगली क्लास में इस टॉपिक को इंशाल्लाह कर देंगे ख़त्म विथ पास पेपर्स एवरीथिंग, क्योंकि सर ये टॉपिक इतना इसका मेरिट ही नहीं है। बीकॉम का इंशाल्लाह पर बेटा कॉम्प्रिहेंसिव बात करूंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में। अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो हम, बल्कि टाइम ऑफेक्टिवली देखा जाए तो हमारी क्लास का तो ख़त्म हो गया है, लेकिन खैर यहाँ पे कोई दूसरी क्लास तो नहीं है ना। इन अगली क्लास में बड़ी डिटेल बात करूंगा। बस इतना याद रखें कि डिग्री ज़रूरी है भाई, अब डिग्री हो गए। बोले इक्विवेलेंसी किसी भी तरीके की नहीं चाहिए, तूने पेपर दिए हुए। चलिए सर अब हम आज की क्लास के स्टोरी टाइम में एक बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ये आपने कॉपी करना है, आप कॉपी करें। स्टोरी टाइम में सर आज की क्लास में एक कहानी से शुरू करूंगा। ये बात है और ये सच्चा वाक़या है। सच्चा वाक़या, एक वकील थे, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। ये बात है अर्ली, आप बल्कि हमने कि 1925 से 1930 की बात है। सही है? उस ज़माने में तांगे चला करते थे और लोग जो है तांगों के थ्रू सारे काम करते थे। तो हुआ ये कि सर एक वकील साहब एक तांगे वाले के साथ बैठे और उस तांगे वाले ने उनको घर पे छोड़ दिया। फिर जब उस तांगे वाले ने उनको घर पे छोड़ा ना, तो सर हुआ ये कि वो तांगे वाले के पास अपना एक बैग भूल गए थे। उनको बाद में याद आया वकील साहब को, गड़े में बैग भूल गया, और उस ज़माने में उनके पास उस बैग के अंदर 10,000 रुपये थे। आप सोचो 1925-30 में जो उस टाइम पेंटिंग थे उसके 10,000 रुपये की क्या वर्थ होगी। सही है? तो वकील साहब की तो हालत टाइट कि यार 10,000 रुपये मतलब मेरे ख्याल में मरे से मरा भी आज के करोड़ रुपये। अब उन्होंने कहा कि यार क्या करूं, खैर इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया उन्होंने। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी और वो तांगे वाला उनके पास, उनके घर पे वो तांगे वाला मौजूद था। और उस तांगे वाले ने बोला सर ये आप अपना बैग भूल गए थे मेरे तांगे में। उन्होंने बैग जैसे ही पकड़ा, उन्होंने चेक किया, पैसे पूरे थे। उन्होंने तांगे वाले को बोला कि भाई तू 100 रुपये ले ले। तूने मेरा जब इतना करे तो सोचा नहीं सर, मैं अगर आपको मुझे कुछ देना ही है ना तो ये जो मेरा खर्चा हुआ है ना आने जाने का सब, बस सर इसके मुझे पैसे दे दें, वो जो कुछ 1-2 रुपया कुछ बनता है वो दे दें, मैं 100 रुपये तो नहीं दूँगा। नहीं सर जो मेरा ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उन्होंने उस बंदे से इतना इम्प्रेस हुआ, इसको 1-2 रुपये दिए और वो किया। अब थोड़े टाइम बाद वो वकील साहब रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे, खूब कूट रहे। जाकर देखा, बोला ये तांगे वाला है। बोला क्यों मार रहे हो? बोला यार इसने जो है ना एक बच्ची के कान से बालियाँ उतारी है। बोला यार तुम लोग पागल वागल हो। वकील साहब ने मामला बोला यार चलो ऐसा भाई तुम लोगों ने उधर उतारी भी थी तो पकड़ लिया ना, तो यार इसको मारो वारो नहीं, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। सही है? तो वकील साहब ने छुड़वा लिया। बोले यार मुझे पता है कि तू इतना शरीफ आदमी है। तांगे वाले को बोला कि तूने बालियाँ नहीं उतारी होंगी, मुझे पूरा यकीन है। तांगे वाले का मैंने बालियाँ उतारी है। वकील साहब की हालत टाइट कि यार उस टाइम पे तुझे 10,000 मिल रहे थे, और बोला ये बालियाँ उस टाइम पे भी होंगी तो 30-35 रुपए की थी यार। बोला तूने 35 रुपए की चोरी कर रहा है और तूने 10,000 रुपये छोड़ दिए, मैं समझा नहीं। तो तांगे वाले ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला सर सारा मसला होता है सोहबत का, कंपनी का। बोला सर जब मैं उस टाइम पे आपको मिला था ना, उस टाइम पे मैं अच्छे दीनी लोगों के साथ बैठ कर रहा था, तो मुझे पता था कि यार ये मतलब पता तो आज भी है, पर उस टाइम पे क्या था, मुझे माहौल में था ना एक, तो मुझे अंदाजा था कि यार ये गुनाह है, ये गलत है, सारी चीज़ें ना। बोला आजकल सर जो मैं जिनके साथ मेरी गैदरिंग है ना वो सारे शराबी जो आ रही है। तो बोला सर अब जाहिर सी बात है कि
जब गैदरिंग चेंज हुई तो जो मेरी सोच थी ना वो क्या हो गई, चेंज हो गई। बोला सर ये खाली वजह है कि हाँ मैं बालियों को तार लाता है, इसमें कोई वो नहीं, सही मार रहे थे लोग मुझे। वकील साहब ने अपनी उस किताब में लिखा, बोला ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिस सोबत में, जिस कंपनी में आप बैठते हैं ना सर, प्रैक्टिकली मैं आपको सच बताऊँ, मेरे एक दोस्त जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब अल्लाह ना करे कभी कोई मसला हो, खुशी गमी में ना वो एक कॉल पे हाजिर होते हैं, बट मैं उनके साथ बहुत कम आउटिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि सर पॉइंट क्या है कि हमने बचपन में साथ पले पड़े, उसके बाद वो सब चले गए दुकान वाली लाइन पे, मैं आ गया। अब दुकान से कोई मसला नहीं, लेकिन सर उनके मुंह में गालियां बहुत है, बात बेबात पे। मतलब मैं अगर उनके साथ कहीं जाऊँ ना तो मैं आप समझे 2 घंटे में 3 घंटे बैठा था, कम से कम सबने मिला करके 100-150 गालियाँ निकाल। अब मैंने कहा इनके साथ अगर मैं बैठता हूँ ना तो मेरे को मतलब गालियाँ मतलब कहीं ना कहीं जबान पे आ जाएंगी, तो इसीलिए मैंने गैदरिंग क्या कर दी। और मैंने बोला भी, बस 1-2 जो थे ना उनको ग्रुप कर, मैंने बोला यार मसला है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं बैठता हूँ भाई, यार मैं अब तुम लोग जब गालियाँ देते हो ना तो मेरे मुँह में तो है नहीं, लेकिन फिर ज़्यादा बैठा तो क्योंकि तुम सभी दे रहे हो जो एक बात चाहिए क्या। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना नहीं बैठना। तो ये आप समझें, आपकी बेटा जो गैदरिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसको ज़रा सोच समझ के अपने आसपास की कंपनी ढूंढें, जहाँ आपको लगे ना कि यार ये लोग सही नहीं है, प्यार मोहब्बत से करें। हम मिलेंगे मंगल को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।